हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट टू। ठीक है, अपने टेस्ट डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, 16 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसके नेक्स्ट वाले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, एडजॉर्प्शन इंथैल्पी -20 किलो जूल से ज़्यादा। ये वॉन्टरबल फोर्स नहीं होते, केमिकल बॉन्ड होता है, ये भी गलत, ये भी गलत। ये मल्टी मॉलिकुलर नहीं बनता, मोनोलेयर बनता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या बनता है, मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सभी को आता होगा, इजी क्वेश्चन है, ये सभी थ्योरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रेंडली आइसोथर्म से है। आपको कुछ रिलेशन दिया है और पूछा है कौन कौन से इसमें से करेक्ट है। तो देखो, एक्स वाई एम क्या होता है, पी इंटू पी की पावर 1 इंटू के होता है, जैसे लिख लो। एक्स वाई एम किसके इक्वल होता है, के इंटू पी की पावर 1/n। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, फ्रेंडली इक्वेशन होती है। अब इसको हम तीन रीजन्स में पढ़ते हैं। एक होता है लो प्रेशर रीजन, एक होता है मॉडरेट प्रेशर रीजन, और एक होता है हमारे पास हाई प्रेशर रीजन। ये तीन रीजन के अंदर हम इस इक्वल इक्वेशन को स्टडी करते हैं। लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, जो 1/n की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 1 हो जाती है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो एक्स वाई एम किसके इक्वल आ जाता है, के इंटू पी की पावर 1। ठीक है, एक्स वाई एम किसके इक्वल आ जाता है, के इंटू पी की पावर 1। ये मॉडरेट प्रेशर रीजन में हम इस इक्वेशन को एज इट इज यूज करते हैं, एक्स वाई एम इक्वल टू पी इंटू पावर 1 इंटू के। ठीक है ना। हाई प्रेशर पे कैसे होती है ये इक्वेशन, एक्स वाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 0 हो जाता है, मतलब प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो एक्स वाई एम किसके इक्वल आ जाता है, सिंपली कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, थ्योरी में मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने फ्रेंडली आइसोथर्म पढ़ लिया होना। तो एक्स वाई एम कॉन्स्टेंट होता है हाई प्रेशर पे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये मॉडरेट प्रेशर के ऊपर ये वाली इक्वेशन फॉलो होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये लो प्रेशर रीजन में एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सॉरी 1 आ जाएगी। ठीक है ना। तो लो प्रेशर रीजन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स वाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू पी की पावर 1। ये वाला हमारे पास क्या होगा, वैल्यू यूज होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है ना, 1 और 2 क्या है हमारे पास, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, थोड़े थ्योरेटिकल है। ठीक है ना, ये टॉपिक हम डिटेल में तो पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, बट इसके क्वेश्चन कैटालिसिस के बेस्ड बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक क्रिस्टल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, सही बात है, कोई क्रिस्टल है तो कैटलिस्ट की तरह एक काम कर रहे हैं, एंड कैन ऑब्टेन नेचुरली एज वेल एज सिंथेटिकली, मतलब उसको नेचुरली भी देख सकते हैं हम, पाए जाते हैं, और सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ 3D नेटवर्क सिलिकेट्स, तो सही बात है, इन विच सम सिलिकॉन्स एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम्स। तो जब हम सिलिकॉन एटम्स को, कुछ सिलिकॉन एटम्स को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या, देखो जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास जो सिलिकेट्स है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है ये टॉपिक, फिर भी आपको जस्ट रफ साइड देता हूँ। ये ऐसे होता है सिलिकेट्स हमारे पास, ये 4 बॉन्ड्स बने होते हैं इनके, इस तरह से आगे। ये इस तरह से सोन चलता रहता है। ठीक है, जब हम कुछ जो सिलिकॉन एटम्स हैं उनकी जगह पे एल्यूमिनियम एटम लिख देते हैं, ये सिलिकॉन की जगह कुछ एल्यूमिनियम एटम से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। क्या बोलते हैं इनको, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। और एल्यूमिनो सिलिकेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको ही हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना। और इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास जियोलाइट्स। ये जियोलाइट्स क्या होते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। कैसे कैटलिस्ट होते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। अभी शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, जब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना जियोलाइट्स का पी ब्लॉक में, तब हम देखेंगे जो इनका स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा पोर्स होती हैं। ठीक है ना, काफ़ी क्या होते हैं, पोर्स होती हैं। अब इन पोर्स का एक स्पेसिफिक साइज होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इन पोर्स के अंदर फिट हो जाएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन पोर्स के अंदर फिट हो जाएंगे, और वहाँ से रिएक्शन क्या हो जाती है, कैटलाइज हो जाती है। मतलब जो रिएक्टेंट पहले एल्यूमिनो सिलिकेट के अंदर चला जाएगा, फिर वो एकदम से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है, जो इनके अंदर क्या होती है, एक स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब्जॉर्व हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, बस ये वाली स्टेटमेंट याद कर लेना। और जो इसका काम होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का जियोलाइट होता है जिसको हम बोलते हैं ZSM5। ये ZSM5 कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइप का जियोलाइट है जो इथानॉल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है,
गैसोलीन मतलब पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो इथेनॉल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, पेट्रोल में। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। बस इतने से पॉइंट आप याद कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जियोलाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ठीक है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, तो बस यहीं से हम क्या कर देंगे, इसका आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है ना, तो जियोलाइट्स क्या होते हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या था इस क्वेश्चन के लिए, हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। ठीक है ना, हिट्रोजीनियस कैटलिसिस के बारे में पूछा है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान से ये चीज़ ध्यान रखा करो, नॉट करेक्ट पूछा है कि मोस्ट ऑफ द हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन इन्वॉल्व अ सॉलिड सरफेस। हमें पता है ये हिट्रोजीनियस रिएक्शन में सॉलिड सरफेस ही होता है कैटलिस्ट का, जैसे निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, ये सब हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ये सॉलिड सरफेस ही तो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट उसने नॉट करेक्ट पूछा है। ये कैटलिस्ट प्रेजेंट इन पाउडर फॉर्म इज मोर इफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी कैटलिस्ट को पाउडर फॉर्म में लेते हैं, ये ऐसे देखो, अगर ये मेरे पास कैटलिस्ट है, ये नॉर्मली हम ऐसे रिएक्शन करवा रहे हैं, बट अगर इसका मैं पाउडर फॉर्म ले लूँगा तो पाउडर फॉर्म में इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करवा पाएगा। अगर ज़्यादा ऑप्शन करवा पाएगा तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी हम कैटलिस्ट को पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। ये कैटलिस्ट में डीएक्टिवेट बाय हीटिंग इट टू अ मॉडरेटली हाई टेम्परेचर, मतलब कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, चलो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखो, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट प्राइमरी फंक्शन बाय लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हमें पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। देखो आपको 3 स्टेटमेंट सही चूज करने थे और एक स्टेटमेंट क्या होगा गलत, तो आपको पता चल गया ए बी सी तो सॉरी ए बी डी तो सही है, तो सी ऑप्शन क्या था हमारा करेक्ट था। बट ये इनकरेक्ट क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होते हैं, पोर्स होती हैं। ये कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होते हैं, पोर्स होती हैं। ठीक है, अगर पोर्स पहले से ही फिल होंगी तो इसके ऊपर आके, सपोज करो ये पहले से ही फिल है, तो इसके ऊपर आके कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रिएक्शन ही फास्ट नहीं होगी, मतलब कैटलिस्ट काम ही नहीं करेगा। तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो पोर्स क्या हो जाते हैं, खाली हो जाती हैं। अगर हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पोर्स है वो क्या हो जाते हैं, खाली हो जाती हैं इस तरह से। तो अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर अब खाली होगी ये वाली, अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर आके एब्जॉर्व कर पाएंगे और इससे क्या कर पाएंगे, वो रिएक्शन कर पाएंगे, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो हीटिंग करने पे रिएक्शन डीएक्टिवेट नहीं होती, उल्टा क्या होती है, एक्टिवेट होती है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या था हमारे पास, इनकरेक्ट था। क्या हीटिंग करने पे जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं होता, उल्टा एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, गलत थी। ठीक है ना, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या था हमारा करेक्ट आंसर था। एक कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से ऑप्शन है, ये इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये कभी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते, मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास एनर्जी है और ये रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख लो यहाँ पे। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो अगर विदाउट कैटलिस्ट ये है रिएक्शन, मतलब इस तरह से हो रही है, तो जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है, अब छोटे पाथ से रिएक्शन को होने देता है। बट जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब अगर इनके बीच में डेल्टा एच देखें, एनर्जी चेंज या इंथैल्पी चेंज, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमारे पास कैटलिस्ट का काम करना क्या होता है, कैटलिस्ट जस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी हमारे पास, जो शॉर्टन द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव। ये जैसे देखो, इक्विलिब्रियम हमारे पास पहले इस रिएक्शन का यहाँ पे अचीव हो रहा था। ये अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस या रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, पहले इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पे अचीव हो रहा था, बट अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो इक्विलिब्रियम है पहले आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो बस इसका काम क्या होता है कैटलिस्ट का, इस रिएक्शन को फास्ट करना। इक्विलिब्रियम को भी रेट को क्या करता है, फास्ट कर देता है। मतलब इक्विलिब्रियम अगर 10 मिनट बाद आने वाला था तो उसको 5 मिनट में ला देगा। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी रिएक्शन की रेट को फास्ट करना। ठीक है, ना ही ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, ना ही किसी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैटलिसिस के अंदर। उसके बाद बताओ कैटलिस्ट, ठीक है ना, आपसे स्टेटमेंट पूछा कौन सा करेक्ट होगा, इंक्रीज द फ्री एनर्जी। मैं बोला कि आपको
एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। डिक्रीज द फ्री एनर्जी, एनर्जी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आता। डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखो कैन आइदर डिक्रीज और इंक्रीज द फ्री एनर्जी, ठीक है, चेंज नहीं करता, क्या डू नॉट चेंज, ठीक है ना, चेंज नहीं करता कैटलिस्ट इस रिएक्शन की एनर्जी को। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी स्लोड डाउन बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटामाइड, द लेटर एक्ट एस, मतलब एसिटामाइड किसकी तरह एक्ट करता है, तो याद कर लो ये एक्ट करता है एज इनहिबिटर। ये कुछ स्टूडेंट को लग गया पॉइजन, ये बट ये पॉइजन की तरह एक्ट नहीं करता, ये इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इनहिबिटर का काम क्या होता है, किसी रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन का मतलब समझो क्या है, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, ये हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए ये किस में टूट जाता है, H2O और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है, ठीक है ना। वाटर और ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ये टूट जाता है, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लो रिएक्शन को, यहाँ पे 2 ऐड कर दो तो ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बन चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो अनस्टेबल होता है और किस किस में टूट जाता है, तो वहाँ पे आपको यही वाला आंसर टिक करके आना था, H2O एंड ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। अब देखो इसको हमने स्लो डाउन करना है बाय एडिशन ऑफ एसिटामाइड, तो एसिटामाइड किसकी तरह एक्ट करता है, इनहिबिटर। अब मैं सारे सब्सटेंस समझाता हूँ आपको होते क्या एक्चुअल में। देखो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हमने कुछ सब्सटेंस डाला कैटलिस्ट, ठीक है ना। जैसे सोचो रिएक्टेंट है हमारे पास आर, उसके अंदर मैंने ए डाल दिया, कुछ सब्सटेंस है ए डाल दिया, प्रोडक्ट बना, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ए ने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, तो ए यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में भी कौन सा कैटलिस्ट होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। अब मैंने रिएक्टेंट आर था, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट बी डाला, तो प्रोडक्ट बना, तो रेट ऑफ रिएक्शन उल्टा स्लो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उल्टा स्लो होगी, तो यहाँ पे बी किसकी तरह एक्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट को ही हम इनहिबिटर बोल देते हैं, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोल देते हैं। उसके बाद देखो रिएक्टेंट था, उसके अंदर मैंने ए डाल दिया, ठीक है, सपोज करो, और ए के साथ मैंने कुछ डाल दिया एक्स, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बना उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाईली इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे ए किसकी तरह एक्ट करेगा, कैटलिस्ट, और जो बी हमने एक्स्ट्रा साथ में डाल दिया, सॉरी एक्स जो हमने साथ में डाल दिया उसको हम बोलते हैं क्या, प्रमोटर। मतलब प्रमोटर का क्या काम होता है, वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर देता है। ये प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर देता है। सपोज करो मैंने रिएक्टेंट डाला, यहाँ पे कैटलिस्ट डाला और वाई डाल दिया, और प्रोडक्ट बन गया इससे, और रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ए तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, बट जो वाई है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पॉइजन। पॉइजन क्या करते हैं, जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, कैटलिस्ट हो गया, इनहिबिटर हो गया, कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है ना। तो इन सब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, ठीक है ना, उस टेम्परेचर को जहाँ पे हमारे पास जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310 कैल्विन। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मास्टर कैडर का, ये वहाँ पे आपसे टेम्परेचर पूछा था, टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारे पास, 310 कैल्विन। जो हमारे पास ग्राफ होता है रेट और टाइम का किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, रेट और टाइम का जो ग्राफ होता है किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, वो इस तरह का नेचर का होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट इस तरह का ग्राफ होता है। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रेट हाईएस्ट होता है, इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, सॉरी टेम्परेचर, ठीक है, रेट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है। तो जो ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, यहाँ पे रेट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑल दो ऑप्टिमम टेम्परेचर की एक रेंज होती है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे एक फिक्स टेम्परेचर पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी की जो कैटलिटिक एफिशिएंसी है वो कब मैक्सिमम होती है, तो वो 310 डिग्री 10 केल्विन आएगा, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक रेंज होती है, बट अगर आपसे पूछ ही लिया जाए एग्जैक्ट वैल्यू तो आप 310 केल्विन टिक कराना।
ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज के ऊपर। ये नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, जिसे हम डी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बिकॉज उनके पास क्या होती है, फ्री वैलेंसीज होती हैं। आपको पता होगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट लेना, उनके पास क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है ना। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हमारे पास क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट की रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज इनके पास फ्री वैलेंसीज नहीं होती, मतलब इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, है ना, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये सब आप हम डिस्कस करेंगे जब हम डी ब्लॉक डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो एंजाइम्स क्या होते हैं। देखो जो हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को फास्ट करते हैं वो होते हैं कैटलिस्ट। जो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो हमारी बॉडी के अंदर हुई डाइजेशन हो रहा है, ठीक, उस वो रिएक्शंस को, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं उनकी एक्टिविटी को जो फास्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कुछ नहीं होते हमारे पास, क्या होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जहाँ हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैटलिस्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी मास्टर कैडर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास हेबर प्रोसेस होता है। हेबर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं हम, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो Fe होता है, ठीक है, आयरन होता है, वो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट। और जो हमारे पास मॉलिब्डेनम होता है वो एज यूज होता है प्रमोटर। ये मॉलिब्डेनम प्रमोटर की तरह यूज होता है और आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक नेचर के, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंजाइम्स इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज एंजाइम्स का काम क्या है, रिएक्शन को फास्ट करना। रिएक्शन फास्ट कब होगी, जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि हमारे पास रिएक्शन पहले ऐसे हो रही थी, ठीक है, एंजाइम की प्रेस में रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, मतलब रिएक्शन की टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता, जो भी हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वो टाइम को डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज कैसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर कर देते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये सही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है और ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ZSM5, ये ZSM5 एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, जियोलाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पेट्रोल में कन्वर्ट कर देते हैं। या हम बोल सकते हैं जो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ZSM5 क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का जियोलाइट होता है। जिस कंपनी ने ZSM5 को बनाया था उसका पेटेंट भी ले लिया था, सो डैट कोई और उसको कॉपी ना कर पाए। ये जियोलाइट्स, ठीक है, जियोलाइट्स माइक्रोपोर्स, माइक्रोपोर्स मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना इनके अंदर पोर्स होती हैं और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला ये होता है, ठीक है, अभी एल्यूमिनियम भी है इसके अंदर, सिलिकॉन भी है, ठीक है, इनका ये वाला जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं आपको करवाऊंगा पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। इनके जो पोर का साइज होता है वो 260 से लेके 740 नैनोमीटर होता है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बनना था ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट था, बट आपको अभी याद कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे, पी ब्लॉक के अंदर। ये इनिबिटर क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इनिबिटर क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड करते हैं, रिटार्ड मतलब उसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है। आई थिंक 32 क्वेश्चन थे यहाँ पे, हाँ 32 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास इस टेस्ट के लिए। अभी इसका एक और टेस्ट होगा हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम कोलोइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है, जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री वाला टॉपिक है और इसके बेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर स्टिल किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, मेरे को कॉल कर लिया करो, जब मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दिया करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।